पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब, बता दो फटाफट से एक बार। और देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे सबके लिए शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं, पेपर 1 की आपकी 80 मार्क्स की क्लासेस पूरी 28 क्लासेस यानी 28 वीडियोस के साथ कंप्लीट हो चुकी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट देख लो। पेपर 2 की क्लास ये आज जो आपकी चल रही है, ये मान के चलिए ये आपकी लास्ट यूनिट चल रही है। ये भी आपकी 80 मार्क्स की है और बस ये लास्ट यूनिट आपकी चल रही है और 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी ये भी यूनिट। ठीक है, तो यानी कि ये पेपर 2 भी आपका फिनिश हो जाएगा। मेन आपके 3 पेपर ही हैं कायदे से देखा जाए तो, बाकी तो आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो। पेपर 3 का थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है आपका, है ना, तो ये तो आपको ही पता होगा। तो पेपर 3 की क्लास आपकी शाम को 5 बजे जो चल रही है वो आप आना ना भूलिएगा। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था बोलो, 2009 वाला अधिनियम पढ़ाया था ना, ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। वो आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भी टॉपिक आता है ना। तो ये मत सोचना कि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है तो अब मैम अभी पढ़ा रहे हो उसको पढ़ लो जाकर के, वो टॉपिक हम स्किप कर देंगे अगर समावेशी शिक्षा पढ़ाया तो। ठीक, तो उसके बाद में पेपर 3 की क्लासेस आपकी चलती रहेंगी और सुबह जब ये पेपर 2 आपका खत्म हो जाएगा तो एक सब्जेक्ट नया शुरू कर देंगे, है ना। और बाकी आइए पढ़ते हैं साथ में, लास्ट में आपको मिलवाएंगे बिल्लू से। सो बिल्लू के इंतजार में पूरी क्लास आपको पढ़नी होगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विश्वास मानिए जो आप। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और बता दें आपको हम शुरू में ही, कि आज जो शाम की आपकी कक्षा होने वाली है 5 बजे, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मान लो अगर आपने उसको आज पढ़ लिया तो आपके सीटेट और टेट और इन सब में 2-3 नंबर तो पक्के हो जाएंगे आज से ही। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है क्या पढ़ा रहे थे हम, बुद्धि पढ़ा रहे थे ना, हाँ, बुद्धि के सिद्धांत। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आना ना भूलिएगा। सो अब शुरू करते हैं सबके लिए शिक्षा यानी सर्व शिक्षा अभियान, जिसे आप क्या कहते हैं, हम पढ़े सब पढ़े। वेट फॉर अ मिनट। तो देखो, जो चीज हम अंडरलाइन करते चले वो आप समझ लीजिएगा वन लिनियर नोट्स टाइप में। सन 1990 में सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सामान्य शिक्षा सबके लिए सुलभ न हो पाने के कारण इसे समस्या के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि क्या हुआ कि जब सब बच्चे एजुकेटेड नहीं हो रहे थे, किसी के घर में कोई पढ़ा रहा है किसी को नहीं पढ़ा रहा है ना, तो जब ये सारी चीजें देखी गई तो पता चला कि ये भी एक बड़ी समस्या है देश के लिए, है ना। तो जब ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई तो इस कॉन्फ्रेंस में ये भी स्वीकार किया गया कि सभी देश अपने छात्रों की सामान्य शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क रूप से लागू करेंगे। जो देश इस व्यवस्था के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ होंगे उन देशों को विकसित देश आर्थिक मदद करेंगे। यानी कि जो देश डेवलप्ड कंट्री हैं वो किसकी मदद करेंगे, तो वो डेवलपिंग कंट्री की मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये क्या करना है, पूरा एक तरीके से शिक्षित बनाना है सिस्टम को, है ना। उसके बाद में देखो, भारत ने भी इसको लागू करने के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करने के साथ साथ विकसित देशों तथा विश्व बैंक से आर्थिक सहायता भी ली और सबके लिए शिक्षा को एक आंदोलन के रूप में चलाया, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षा गारंटी योजना शामिल है। ठीक है, देखो ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि जब अभी हम आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ पता है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो वहां पे जब हम आपको पीडीएफ देते हैं ना तो एक बार रिवाइज कर लिया करो आप सब। सही बता रहे ना, आपको कभी जीवन में दिक्कत होने वाली नहीं है और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए सबके सब। बिल्कुल टेंशन ना लो, पेपर कब होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो। पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप चीजें क्लियर होंगी। देखना कितने अच्छे नंबर से आप सब पास हो गए, है ना। अब आप शुरू करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। हमारे संविधान की धारा 45 में स्पष्ट निर्देश था, क्या निर्देश था, कि सभी राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कर लें। ठीक, इस संबंध में कोठारी आयोग शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में भी सुझाव दिए गए तथा इसे लागू करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की, परंतु इन सबसे शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। वास्तविक लक्ष्य क्या था पता है, कि जब आपका ये लागू हुई थे अधिनियम जो आपका 2009 वाला, तो उसके 10 साल के अंतर्गत आपको सबको शिक्षित करना था। तो ये आपका जो लक्ष्य था वो निर्धारित था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। कल कक्षा में किसी ने पूछा था कि मैम 46वां संविधान संशोधन समझा दो बेटा। तो देखो,
जैसे आपका 42वां संविधान संशोधन है ना, तो उसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इस संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत से संविधानों में मतलब बहुत से अनुच्छेदों को जोड़ा गया, हटाया गया, है ना, तो ये सब किया गया। तो आप पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो कि हम आपको पूरा संविधान संशोधन बताएं। शिक्षा के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चेंज आया है, तो वो जब जो मान लो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया, तो वो मैंने आपको वहां पढ़ा दिया था बस, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हमको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ना कि 86वां संविधान संशोधन पढ़ना है, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं रखना। अब देखो जरा, कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, तो आपको बताना होगा, ठीक। अब देखो, सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई। इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में भी जिलों में लागू किया गया। इस अभियान के उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ग के सभी छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना था। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है। क्या था कि आपको 10 ईयर्स में, जो आपके 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, है ना, उनको क्या करना था, एजुकेटेड, ठीक। अब देखो जरा, समयबद्ध कार्यक्रम रहा ये क्या, कि सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध चलने वाला कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में उद्देश्य 2010 तक देश के सभी बालकों को 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। फिर प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि मतलब ये क्या हो, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए यह एक दृढ़ संकल्प हो है। गुणात्मक शिक्षा, यानी पूरे देश में शिक्षा की मांग को देखते हुए प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, ताकि बालकों का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो सके। देखो एक बात बताओ, ये है नींव। आपने एक प्लॉट खरीदा, आपको मकान बनाना था। अगर नींव अगर आपके प्लॉट की कमजोर होगी, तो आप जब उसमें 10 मंजिल इमारत खड़ी करोगे, तो वो तूफान आने पे गिर जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सबसे मजबूत क्या बनानी होती है, नींव। तो इसी तरीके से जब बच्चा क्या है, छोटा होता है, जब वो नर्सरी से लेकर के 8th तक की एजुकेशन को गेन करता है, तो ये बच्चे की होती है नींव। अगर यही कमजोर हुआ, तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, ये इन सब चीज़ों की IAS PCS इन सब की पढ़ाई वो कर पाएगा उतने अल्टीमेट तरीके से? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसकी नींव कमजोर है। तो कहने का तात्पर्य ये बताया गया कि शिक्षा में क्या होना चाहिए, गुणात्मकता होनी चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, पढ़ाई को बहुत अच्छे से चीज़ें होनी मैनेज चाहिए। स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता, स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ता तथा प्रभावशाली ढंग से सहभागिता के लिए यह अभियान प्रोत्साहित करता है। पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर विकास समितियां, विद्यालय प्रबंधकों, अभिभावक, शिक्षक संस्था, जनजाति स्वायत्त परिषदें एवं अन्य स्थानीय स्तर की समितियों की सहभागिता को यह अभियान प्राथमिकता देता है। केंद्र एवं राज्य स्तर का सहयोग, देखो इस कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्य स्थानीय सरकारों के बीच सहयोग की भावना को विकसित करता है। सामाजिक न्याय, इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, इसका सार्वभौमिकरण करते हुए जनसाधारण का सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताओ। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जिससे सभी लोगों को बिना किसी जात, धर्म या अन्य भेदभाव सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। राज्यों के अपने दृष्टिकोण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत क्या बताया गया कि यह कार्यक्रम राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करें एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की यदि बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनके लक्ष्य क्या थे, इनके उद्देश्य क्या थे। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि भाई टेट, सुपर टेट क्लियर करना, या TGT या PGT क्लियर करते गवर्नमेंट जॉब ले लेना, या किसी भी मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। अल्टीमेटली टीचर बनना आपका क्या है, एम है। तो वैसे ही जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, तो इसके भी अपने कुछ उद्देश्य थे, कुछ लक्ष्य थे। तो आइए जानते हैं क्या थे लक्ष्य, क्या ये सारे लक्ष्यों को अपने जो है मिल पाए इनको। तो देखिए, एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नलिखित है। पहला, प्रारंभिक शिक्षा, ये लक्ष्य है, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पढ़िएगा। देखो यहाँ पे बताया गया ये जिसने बच्चे ने कल पूछा था ना, देख लो बेटा, कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भी 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में उपलब्ध कराना ना अनिवार्य बना दिया गया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक शिक्षा को, क्वेश्चन सुनना मेरा, कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में
किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तब आप बताओगे कौन सा। ऑप्शन ए में होगा आपके पास 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन बी नन ऑफ द अबव। तो अब क्या लगा क्या होगे? 86वां संविधान संशोधन। अब बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? जैसे इसने कमेंट किया था ना कि मैम ये बता दीजिए, तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप भी सेम वैसे कमेंट्स बढ़िया से कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका सोल्यूशन निकाल दूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। फिर देखो, प्राकृतिक वातावरण क्या? सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण शिक्षा प्रदान करना। बालक प्राकृतिक वातावरण में सबसे, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट हो वो कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट हो, आर्टिफिशियल चीजें नहीं। विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता होनी चाहिए। अब देखो, संवैधानिक संशोधन यानी 73 एवं 74 को लागू करना सर्व शिक्षा का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत सरकार विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करेगी। फिर मूल्य आधारित शिक्षा यानी सच्चाई, मित्रता, भ्रातृत्व, अनुशासन एवं आध्यात्मिक चिंतन आदि के विकास में शिक्षा की प्रभावशाली भूमिका होती है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। बच्चों के जीवन पर इन नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे के चारित्रिक निर्माण के इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं अपने आपको 2-3 दिन से बता रही हूँ कि भाई क्या है, नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही हैं हमारे, अर्थात बच्चे जो हैं वो क्या हैं, देश का भविष्य है। तो देश का भविष्य है तो उनके अंदर ये सब चीज़ें, मतलब ये सब भावनाएं होनी चाहिए उनके अंतर्गत। तो ये कब होंगी? जब बच्चे को आप अच्छे से सिखाएंगे चीज़ों को। सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता के बीच की कड़ी, सीधी सी बात है भाई, भेदभाव बहुत होते हैं कि वो उच्च कुल के हैं, वो नीच कुल के हैं, वो मेल हैं, वो फीमेल हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया गया। शैक्षिक देखभाल का महत्व, जैसे हमने आपको बिल्लू से मिलाया है ना कल की क्लास में, आज भी हम आपको बिल्लू से मिलाएंगे। तो इन जैसे बिल्लुओं का ख्याल रखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो अब आप लोग नए बच्चे सोच रहे हैं मैम कौन है बिल्लू, तो अंत में मिलिएगा आपको, कक्षा के अंत में रोज एक नए बिल्लू से मिलवाया जाता है। ये एक सस्पेंस है हमारी क्लास का। क्यों? पुराने बच्चे जो जरा बता दो बिल्लू के बारे में, बस केवल हंसना, दिखाएंगे भी आखिरी में, है ना? ठीक, अब नए वालों के अंतर्गत थोड़ा सस्पेंस बना रहे तो आखिरी तक रुकना, अभी दिखाएंगे। शैक्षिक देखभाल को महत्व कैसे दिया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत 0 से 4 वर्ष यानी कि बच्चे से 4 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह आवश्यकता महसूस की गई कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा से पूर्व उसकी शिशु शिक्षा प्रारंभ हो जानी चाहिए, जिससे बच्चा प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार हो सके। इसके लिए अनेक प्रयत्न, जैसे बच्चों के विकास एवं देखभाल के लिए स्त्री एवं बाल विकास विभाग का प्रबंध किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान के कुछ उद्देश्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो क्या है कि सन 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। फिर 6 से 14 वर्ष हेतु 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैंक टू स्कूल शिविर उपलब्ध कराए जाएं। 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक बच्चे 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूर्ण कर लें। मतलब ये सब उद्देश्य थे। अब ये पूरे हुए नहीं पूरे हुए अभी बताते हैं आपको। वर्ष 2010 तक सार्वभौमिकरण प्रतिधारण, स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्गभेद 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्राथमिक स्तर पर समाप्त करना था। मतलब ये अल्टीमेटली बताया गया है आपको कि भाई 2002 तक का ये टारगेट था। फिर जैसे आप डिसाइड करते हो ना कि ऐसा करेंगे, ये दिसंबर चल रहा है, मैम क्लासेस कंप्लीट कर देंगी, फिर हम पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद में जब पेपर आ जाएंगे तब मैम से कह देंगे मैम जो नोट्स बना रही हैं वो दे दीजिए, मैम से नोट्स ले लेंगे और मैम से नोट्स लेने के बाद में बस हम पेपर देंगे तो अल्टीमेटली तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके माइंड में स्कीम चल रही है ना, सेम वैसे ही स्कीम इनकी भी थी। इनके भी अपने अपने गोल्स थे कि जैसे जीवन स्तर पर गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया जाएगा, शिक्षा के जीवन के साथ जोड़ जाने पर प्रयास किए जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, सर्व शिक्षा अभियान केंद्र और राज्य सरकारों की साझा योजना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो शिक्षा है वो किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। मतलब केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों आती हैं किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो जो शिक्षा है वो केंद्र सूची का भी विषय है और राज्य सूची का भी विषय है। ठीक है, मतलब जो भी एजुकेशन की फील्ड में चेंजेस आते हैं वो सेंटर भी कर सकती है और आपका स्टेट भी कर सकता है। तो नवी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें 85:15 के अनुपात में व्यय करेंगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75:25 के अनुपात में व्यय करेगी और इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना में 50:50 अनुपात में व्यय करेंगी। फिर देखो, सर्व शिक्षा अभियान की कुछ शैक्षिक सुविधाएं। सबसे पहले टीचर की यदि बात की जाए तो 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति मतलब होनी चाहिए इस अभियान के तहत। विद्यालय सुविधाएं मतलब ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में देखो,
कक्षा कक्ष की स्थापना होनी चाहिए, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासरूम्स अलग अलग होने चाहिए, बढ़िया हवादार कमरे होने चाहिए, एक गैलरी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में विकलांग बच्चों के लिए, अयोग्य बालकों के लिए उनके आवश्यकता के आधार पर अलग कक्षा कक्ष में साधन उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अब देखो निःशुल्क पुस्तकें, यानी ये नहीं कि आप बच्चों से बोल दो कि कोर्स आप बेटा फलाने बुक डिपो से परचेज कर लेना, ना ना ना, आपको कोर्स स्कूल से ही अवेलेबल करवाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय को शिक्षण एवं अधिगम सामग्री खरीदने के लिए 10,000 प्रति विद्यालय व उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाना चाहिए। इस अनुदान को व्यय करने के उत्तरदायित्व ग्रामीण शिक्षा समिति तथा विद्यालयों की प्रबंधन समिति पर होगा। इस सामग्री में छात्रों के प्रयोग में आने वाली सामग्री सम्मिलित है, क्योंकि इससे उनका अधिगम और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे अब आप सोच रहे होंगे मैम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे आप लोग चार्ट पेपर देखते हैं ना, जिसमें सब ABCD पूरी लिखी होती है, चौक है, डस्टर है ना, और छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने हैं, तो ये सब चीजें इन्हीं रुपए ये आपके लिए दिए जाते हैं, मतलब इन्हीं सब कामों के लिए। फिर देखो विद्यालय अनुदान क्या होता है, स्कूल ग्रांट की योजना के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को फर्नीचर संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। यह अनुदान मात्र ग्रामीण विकास समितियों एवं विद्यालय प्रबंध समितियों द्वारा ही खर्च किया जाएगा। साथ ही इसके प्रयोग में पूर्णता पारदर्शिता रखी जाएगी। अब देखो शिक्षक अनुदान क्या होता है, टीचर ग्रांट। इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक शिक्षक के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा, ताकि शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री तैयार कर सके और उसके उचित प्रयोग से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। जैसे मान लो आप आर्ट के टीचर हो, तो अब आप आर्ट के टीचर हो तो आपके पास बढ़िया मतलब बच्चों को सिखाने के लिए अल्टीमेट कलर्स होने चाहिए, तभी तो आप बच्चों को सिखाओ। पता चले बच्चे कलर नहीं ला रहे तो क्या आर्ट की क्लास नहीं लोगे आप, लेना तो पड़ेगा ही ना। तभी तो जब आप बच्चों को कलर्स से सिखाएंगे सब चीज़ें, आम प्लेट और ये प्लेट वो प्लेट है ना, और हर तरीके की शेड वाली पेंसिल, HD पेंसिल, तभी तो आप बच्चे जब इंटरेस्ट लेंगे तभी तो होगी ना चीज़। ऐसा तो नहीं कि बच्चों से बोलोगे ए चिंटू तुम कल कलर ले आना, ए पिंकू तुम कल जो है ये क्या कहते हैं इसको ब्रश ले आना, ए सीता यहाँ आओ बेटा तुम कल आम प्लेट ले आना, तो पता चले सब कुछ बच्चों से मंगा लिया। नहीं नहीं नहीं, ये शिक्षक से होती हैं चीज़ें सारी। अब देखो शिक्षण प्रशिक्षण क्या होता है, टीचिंग ट्रेनिंग क्या होती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की बात भी की गई है, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। अतः प्रत्येक सेवाकालीन यानी इन सर्विस में जो शिक्षक हैं, इनके लिए 20 दिनों का वार्षिक प्रशिक्षण तथा जो नए प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक भर्ती किए जाएंगे उन्हें 30 दिनों का प्रशिक्षण एवं गैर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के लिए 60 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। SCERT डाइट के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मजबूत बनाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, देखो अब सीधी सी बात है, जो आपके पुराने टीचर्स हैं जिनके ऑलरेडी ज्वाइनिंग है, जो पढ़ा रहे हैं, अब क्या हुआ कोरोना आया तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गई कि नहीं आ गई। अब बताओ जो टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहा है, जरूरी है कि उसको जो है सब ये डिजिटल बोर्ड है ना, और ये सब प्रोजेक्टर कंप्यूटर ये सब कुछ यूज़ करना आता हो, जरूरी तो नहीं है ना कि आता हो। हाँ माना कि कुछ टीचर्स को आता होगा, बट सबको नहीं आ सकता है। तो इसके लिए भी एक अलग से मतलब ऐसी चीज़ों के लिए भी अलग से टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो आगे जैसे जैसे क्या हो रहा है, आप टाइम बढ़ रहा है तो नई नई चीज़ें आ रही हैं सिस्टम में, तो जो नई नई चीज़ें हैं उसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए टीचर्स को, जिससे वो बच्चों को नई नई बातें सिखा सके। विद्यालय भवन की देखरेख रखना होगा, यानी कि ये नहीं कि टूटा है तो टूटा ही है ना, सब कुछ चीज़ों को बढ़िया रखना चाहिए कि बच्चों को कैसा फील हो, फ्रेश फील हो। अधिगम असमर्थ बालक यानी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के क्या है कि यह आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष 1200 रुपये प्रति बालक के हिसाब से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं कितना कितना आता है पैसा बच्चों के लिए, लेकिन अब ये अफसोस की बात है कि पता नहीं उन बच्चों को ये सब मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, उन तक ये सेवाएं पहुंच पाती हैं कि नहीं पहुंच पाती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए जिला स्तर पर विशेष योजना तैयार की जाएगी। फिर देखो ग्रामीण एवं शहरी नेतृत्व प्रशिक्षण की व्यवस्था, सभी लोगों में नेतृत्व क्षमता के विकास करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी लोगों को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता पैदा हो जाए। इस प्रकार के प्रशिक्षण में स्त्रियों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से ₹30 खर्चा दिया जाएगा। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत देश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बदलने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर प्रयत्न करेंगी, जिससे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए जिस लेवल तक इन चीजें निश्चित हुई वो सब कुछ होना चाहिए। अब देखो जरा कि सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं क्या रही। शिक्षा गारंटी योजना, सबसे पहली बात
EGS यानी एजुकेशन गारंटी स्कीम। अप्रैल 2001 के शिक्षा गारंटी योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। इसमें दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अगर पढ़ने वाले 25 बच्चे हैं तो वहां पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इन शिक्षा गारंटी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों में बदला जाएगा। इनके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति भी की जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या थी? तो देखो क्या थी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शिक्षा में अवरोधन को रोकने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1986 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत स्कूल में एक बरामदा, 2 बड़े कमरे, कम से कम 2 शिक्षक हो, जिनमें से हो सके तो एक महिला अध्यापिका हो, साथ ही ब्लैक बोर्ड, नक्शे यानी चार्ट और उसके बाद में मैप्स, खिलौने, टॉयज आदि आवश्यक शिक्षण सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था हो। 2003 में इस योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया। सन 2014-15 तक 90% प्राथमिक और 80% उच्च प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ पहुंचाया गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी छोटी, ऐसे समझो कि जैसे छोटे छोटे खूब सारे संगठन है, उनको मिला दिया जाए और एक बड़ा संगठन में सबको उठा करके मर्ज कर दिया जाए। तो वही हुआ, ये जो छोटी छोटी योजनाएं थी इन सबको किसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अब देखो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या था? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था ये। और इसके अंतर्गत जिला विशेष के अनुसार नियोजन तथा पृथक लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की नीति को लागू करना है। 2009 में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, यह कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा था। अब देखो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या थी? भाई आपने देखा भी होगा ना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। केंद्र सरकार 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत स्त्री शिक्षा के विकास के लिए की थी। कब किया था? तो 2004 में। फिर 2007 इस योजना में मतलब 2007 में इसको भी उठा करके किसमें जोड़ दिया गया? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जोड़ दिया गया। फिर एक थी आपकी मिड डे मील स्कीम यानी मिड डे मील योजना। तो इसको भी केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। और 2007 में इसको भी मतलब 2007 में आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मिड डे मील योजना, इन सबको किसमें मर्ज कर दिया? उठा करके सर्व शिक्षा अभियान में यानी SSA में। बात समझ में आ रही है? फिर देखो लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट क्या था, इसको देखते हैं कि लोक जुम्बिश कार्यक्रम जिला स्तर का कार्यक्रम है जिसे राजस्थान के 13 जिलों में आरंभ किया गया। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में यह योजना अति प्रभावशाली सिद्ध हुई। इस योजना का मूल्यांकन करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान के क्षेत्रों में इस योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसलिए इस योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा के साथ जोड़ा गया। महिला सामख्या, ये क्या था कि महिला सामख्या कार्यक्रम के अधीन स्त्री शिक्षा में बहुत प्रगति हुई। यह बात प्राप्त आंकड़ों से सिद्ध हो चुकी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लड़कियों की शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने के लिए महिला सामख्या जैसे कार्यक्रम को मजबूत बनाए जाने पर भी बल दिया गया। फिर शिक्षक शिक्षा को मजबूती यानी स्ट्रेंथनिंग द टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ करने एवं इसमें शिक्षकों की भर्ती शामिल करने का कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। नवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति होने के पश्चात शिक्षक शिक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम इसी अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर स्थापित डाइटों को उचित नेतृत्व किया जाएगा। साथ ही राज्यों में स्थापित SCERTs को शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। जनशाला कार्यक्रम क्या होता था? तो देखो अब आपके लिए एक वर्क है, पता है क्या आपके लिए? ये होमवर्क है। ये जितने आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं ना, UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO और UNFPA, इन सबके फुल फॉर्म एक पेज में लिख करके हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज दीजिएगा फटाफट से। PG पॉइंट हेल्प के नाम से जो ग्रुप है वहाँ आपको मीडिया भेजना अलाउड है, आप वहाँ पर ये सब चीज़ें भेज सकते हैं। और ये सबको काम करना है, ठीक है? एक पेज ले लो, डायरी का पेज ले लो, चाहे जहाँ ले लो, और इसको सर्च करके लिखो। जिसका पता है इट्स वेल एंड गुड, जिनका नहीं पता है ना, जैसे UN का क्या होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, तो इसी तरह से इन सबके आपको लिखने होंगे। ठीक है, लिख करके मेरे को भेज दीजिएगा। अब देखो प्राथमिक शिक्षा सबको काम करना है। ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जनशाला कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाई। इसका आरंभ भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों यानी UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, UNFPA के सहयोग से किया गया। जनशाला समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को मजबूत एवं प्रभावशाली बनाना है। इसमें समाज के कमजोर वर्ग, लड़कियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े लोगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिन जिलों में यह कार्यक्रम
क्रियाशील भूमिका निभा रहे हैं, उन जिलों में यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार केंद्र सरकार की ओर से आरंभ की गई उपरोक्त योजनाओं को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाकर प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं में वृद्धि करके उपाय किए जाने की व्यवस्था की गई। अब देखो, अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं वो क्या है कि सबसे पहली बात जो किया जा रहा है, जो पिछड़े बालक हैं उन पर शिक्षा का विशेष जोर दिया जा रहा है। जो आपके SC ST है ना, ये लोग जो बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर हैं अभी बहुत, तो उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उसके बाद में जो गर्ल्स एजुकेशन है यानी वुमेन्स एजुकेशन, बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। विकलांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था है ना। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। भाई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है तभी तो टेट, सीटेट, सुपर टेट इतनी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ रही हैं। प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उचित संख्या की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्कूल ही नहीं है, बच्चे बहुत हैं। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो स्कूल भी खोल दिया जाता है। प्रवेश बढ़ाने के लिए निःशुल्क, मतलब कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें स्कूलों में, तो उसके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें यानी और निःशुल्क यूनिफॉर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको खाना भी वहाँ पे मिलेगा। छात्रों के विद्यालयों में रोकने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी कि ये नहीं कि बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाएं, बोर हो रहे हैं, आधा कोर्स किए हैं आधा नहीं किए हैं, एक दिन आ रहे हैं 2 दिन नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको इंटरेस्टिंग बनाना है चीज़ों को। तो ये सब कार्य किए जा रहे हैं। कंप्यूटर की भी व्यवस्था की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान का जो मूल्यांकन है वो कैसे हो रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले उपलब्धियां क्या रही, इसको भाई लागू हुआ, इतनी मेहनत की गई, तो कुछ अचीवमेंट्स भी तो हुए हैं। तो देखो, दिसंबर 2014 तक लगभग 4 लाख विद्यालय खोले जा चुके हैं। 2014 तक इस अभियान के अंतर्गत 2 लाख से अधिक अध्यापक नियुक्त किए जा चुके हैं। शिक्षा के बीच में ही छोड़कर जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाने में सफलता भी मिली है। साथ में बालिकाओं को स्कूल की तरफ आकर्षित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। विद्यालयों की जरूरत के अनुसार नए भवन, फर्नीचर तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था भी हुई है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस और दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद में क्या है कि शिक्षण विधियों में सुधार करके शिक्षण को रोचक बनाया जा रहा है। 2014 तक निश्चित आयु वर्ग के छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा 99% तक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा 90% छात्रों को सर्वसुलभ करवा दी गई। आप देख रहे हैं कितना गोल ये अचीव कर लिया जा चुका था 2014 तक। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा अवरोधन की समस्या 95% तक समाप्त हो चुकी है। जैसे नई नई योजनाएं आ रही ना, उसके तहत अब कमियां क्या रह गई, शॉर्टकमिंग्स क्या रह गई वो देखो कि स्कूल भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री बेकार है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलता को प्रभावित कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों में से ऐसा लगता है कि जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हो, परंतु यह सत्य नहीं है। अभी भी 4 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा से बाहर हैं। देख रहे हो आप, 4 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा से बाहर हैं। मतलब आप समझिए जरा लेवल की अभी कितना अशिक्षित है हम लोग अपने आप को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अगर शिक्षित हैं और आप अपने सामने अशिक्षित लोगों को देख रहे हैं तो फिर ये अपने आप में एक बेकार बात हुई ना। सब हम पढ़े सब पढ़े वाला सीन होना चाहिए। 2 करोड़ छात्रों ने प्राथमिक स्कूल में प्रवेश ही नहीं लिया तथा 2 करोड़ छात्रों ने अपनी शिक्षा को बीच से ही छोड़ दिया। कितनी दुखद बात है ये। अब इनके 2 करोड़ ये जो छात्र हैं जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बहुत से कारण हो सकते हैं ना, बस यही तो जानना है, इसी में सफलता पानी है। सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव कुछ दिए गए हैं, तो ये जो सुझाव है ये आपको पढ़ लेने हैं। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, देख लो, चाहे 1-2 पॉइंट आपको दिखाते हैं। मतलब बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए, छात्र में समानताएं होनी चाहिए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 20 दिनों के सेमिनार, यानी अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया ना कि 20 डेज का होना चाहिए। जैसे मान लो कोई नई चीजें आ रही हैं तो वो टीचर्स को भी सिखाई जाएं। ठीक, उसके बाद में वर्तमान समय में विद्यालयों में मिड डे मील की भी योजना है। इसके अंतर्गत बच्चों को क्या होता है, दोपहर में भोजन दिया जाता है, जिसमें भोजन पकाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों पर है और जिससे अध्यापक विद्यालय में मात्र रसोइये बनकर रह गए हैं। में सुधार के लिए सरकार इस योजना के क्षेत्रीय संस्थाओं को सौंपे तथा अध्यापकों को केवल पढ़ाने का कार्य तक सीमित रखे। फिर देखो, सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे ग्रामीण स्तर पर पंचायतें व ग्रामीण शिक्षा विकास समितियों को समायोजन की कमी है उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, सरकार को BRC CRC के उत्तरदायित्वों को निश्चित करना चाहिए, क्योंकि BRC यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और CRC मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर ऐसे केंद्र जो योजना की सफलता हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं।
है ना। अब देखो निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भूमि स्तर पर शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अतः शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है, क्योंकि अध्यापकों की समस्याओं का समाधान किए बिना सर्व शिक्षा अभियान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक, भले वो सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के लिए हो, लेकिन जब तक उसमें टीचर अच्छे से इन्वॉल्व नहीं होगा वो चीजें नहीं होंगी। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं, आप अपने बिल्लू से मिल लो। अब आज के बिल्लू दुखी पता नहीं क्यों है, जरूर देखो, दिखाते हैं। देखो ये तो रो रहे हैं, वो रो पता है किस लिए रहे हैं कि आज हमने आपसे एक भी बार नहीं कहा कि क्लास को लाइक कर दो, तो आप लोगों ने किया ही नहीं लाइक, इसलिए इनका ये मुंह बना है। अब अगर चाहते हैं कि ये खुश हो जाए तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर तो कर ही दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परेशान ना हो इनको, ना इनका जो चेहरा ही आपको दिख रहा है ना, ये नौटंकी कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं ना। ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, शैतान, देख रहे हो ऐसे मुंह बनाए हैं जैसे कि बहुत बड़ा कोई वो हो गया हो। कोई बात नहीं भाई, लाइक कर देंगे सब लोग। अब ये कल खुश होकर के आएंगे। अगर आप अपने बिल्लू को कल खुश देखना चाहते हैं तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द इवनिंग क्लास में सबको आना है। ठीक, और आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मेरे हिस्से का आशीर्वाद अपने फैमिली मेम्बर से ले लीजिएगा। बाय।